जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर होगा और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, इसके पहले हम कर चुके हैं डिस्काउंट, और डिस्काउंट के प्रीवियस ईयर को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया और सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आए और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको किया। मुझे उम्मीद ये भी है, ठीक है, कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं पहले से उन सभी को आप रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। और एक बात और है कि यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि आप इस बार एसएससी जीडी में अपना सिलेक्शन नहीं कर पाए, ठीक है, तो इसके बाद में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी डबल होने का मतलब है कि आपकी किस्मत कुछ अच्छी है। भाई, आपकी फाइट को कम करना, कंपटीशन को थोड़ा सा कम करना, ये मतलब ये दिखा रहा है कि यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो इस बार सफलता निश्चित है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर और आज हम शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हमें सबसे पहले साधारण ब्याज करना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कुछ सोचा है, इसीलिए हम सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे और इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करने वाले हैं ये बात हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको जो भी क्वेश्चंस कराएंगे वो कुछ रूल्स हैं, जो भी तरीके हैं, जो बहुत ही आसानी से आपको समझाए जा सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन सभी प्रश्नों को किया जा सकता है। जितने भी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं सीआई में, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, उन सभी को हम करेंगे। और उसके बाद में एक फार्मूला मैं आपको दूंगा, ठीक है, एक ऐसा फार्मूला मैं आपको दूंगा कि जितने भी प्रश्न हैं सीआई के, ये सारे के सारे प्रश्न उसी फार्मूले पे लगेंगे। ठीक है, उसी फार्मूले पे लगेंगे। अब ये बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत बात है कि वो एक फार्मूला कौन सा है, तो क्यों ना सर आप सबसे पहले हमें उसे ही बताएं। नहीं, उसको जानने से पहले हमें इन सभी चीजों को, जिस भी मेथड से हम पढ़ते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास सभी बच्चों के पास शेयर जरूर किया करिए, ठीक है, ताकि सभी बच्चे बेहतरीन तरीके से पढ़ें। और लाइक करिए क्लास को, उससे हम थोड़े से उत्साहित होते हैं और आपके लिए नई नई चीजों को लेकर के आते हैं और उसमें हमें भी मजा आता है कि आप मेरा साथ दे रहे हैं, तो फिर हम आपका साथ ना दें या आपके लिए हम मेहनत ना करें, ये भी मेरे लिए गलत बात हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपके लिए अगर पूरी मेहनत करते हैं तो फिर आपका थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है। आपसे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और उसके तो हकदार हम हैं यदि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चंस को करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ विशेष हमें समझना है नहीं। हम क्वेश्चंस को करते रहेंगे कंटिन्यू और उन चीजों को क्या करेंगे, समझते भी रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है दरअसल में। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्याज की। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज की बात करते हैं, इसको हम सीआई भी कहते हैं। अगर मैं कहूं सीआई लिखूं कहीं पर भी तो समझ जाना कि ये सीआई क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लियर है। तो ये चीज है। अब बात ये है कि सर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखो, हमने सभी देखा है कि हम लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, वो चाहे हम बैंक से लें या फिर किसी भी व्यक्ति से लें जिसके पास भी पैसे हों, तो जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, वो दो तरीके का होता है। पहला तरीका ये होता है, हम आपको बता दें कि अगर हमारे पास 100 रुपए है, उसने कहा कि हम हर 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज लेंगे, मंथली लेंगे, ईयरली लेंगे, या हर 3 महीने पे लेंगे, हर 6 महीने पर लेंगे, कैसे लेंगे वो बाद की बात है। ठीक है, उसने कहा 10 रुपए हम ब्याज लेंगे, मैंने कहा ठीक है, एक साल में उसने कहा, तो हमने कहा ठीक है, नहीं 100 रुपए हमने उधार लिया, हर साल हमको 10 रुपए देना पड़ेगा। इमेजिन करो, एक साल के बाद में हमें उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, 110 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो कि एक साल के बाद में हम उसको पैसे नहीं दे पाए, तो अगले साल फिर ब्याज बनेगा। तो अब अगले साल ब्याज बनेगा किस पर भाई, अब हम तो उसके 110 रुपए उधार हो चुके हैं। तो अगर वो कहे कि नहीं भैया देखो, उधार तुमने 100 रुपए ही लिया था, तो ब्याज अभी भी 100 रुपए ही बनेगा, तो अगले साल का ब्याज फिर 100 रुपए 10 रुपए बन जाए। यानी हम कहें कि 2 साल के बाद में जो हमारा मिश्र धन बनेगा, जितना भी पैसा हम उनको देंगे, वो हो जाएगा 120 रुपए, जिसमें 100 रुपए हमने जो उधार लिया था वो है, और 20 रुपए वो है जो हमें ब्याज के रूप में उनको देना है। तो ये तो बात हो जाएगी साधारण ब्याज की। ठीक है, ये किसकी बात हो जाएगी, साधारण ब्याज की बात हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में अभी ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ये कहा कि हम तुमसे 10 रुपए हर साल लेंगे 100 रुपए पर,
ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमने 100 रुपए उनसे उधार लिए, 1 साल के बाद में 10 रुपए हमारा ब्याज बन गया और ये 10 रुपए हम उनको नहीं दे पाए किसी भी कारणवश, तो अब हम उनके कुल कितने रुपए उधार हो गए, 110 रुपए उधार हो गए। अब वो व्यक्ति या वो बैंक हमसे ये कहेगा कि देखो भैया तुम अब 10 रुपए अगर हमको दे देते हो तो ठीक है, नहीं दिया तुमने तो इसलिए अब तुम हमारे 110 रुपए उधार हो, तो अगले साल का जो इंटरेस्ट लगेगा वो हम तुमसे 110 रुपए पर लेंगे, ठीक है। और 110 रुपए का जो इंटरेस्ट होगा अगले साल का वो हो जाएगा 11 रुपए, यानी कि 2 साल के बाद में हम उसको कितना रुपया देंगे, तो 100 रुपए तो हमने उधार लिया था वो, और पहले साल का ब्याज 10 और दूसरे साल का ब्याज 11, तो 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, तो कुल रुपए हम उसको 121 रुपए पे कर रहे होंगे, यानी साधारण ब्याज में 120 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज में 121 रुपए। तो हम बात कर सकते हैं कि सर 2 साल में 1 रुपए का अंतर आ जाएगा 100 रुपए में, अगर 10% की ब्याज दर है तो बातें ये समझ में आ गई कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। भाई देखो यहाँ पर ये 1 रुपए कैसे बढ़ गया, अगले साल की अगर हम बात करें दूसरे साल की, तो 100 रुपए पर तो 10% की ब्याज से तो 10 रुपए ही होगा, ऐसा हम मान लेते हैं 10 रुपए ही होगा। चूंकि 10 रुपए पहले साल ब्याज बढ़ गया था, तो ये जो 10 रुपए बढ़ गया था, इस 10 रुपए का अगर हम फिर से 10% निकालते हैं तो वही 1 रुपया आ जाता है, जो मिला करके क्या हो जाता है 11। तो हमें कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही होता है कि ब्याज के ऊपर भी हमको ब्याज देना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इनको लगाने के जो तरीके हैं, तो सबसे पहले जो पहला तरीका है और जिसको हम सबसे अच्छा तरीका मानते हैं वो है रेशियो मेथड, जिसको हम इसके पहले जितना भी हमने पढ़ा है उन सभी में हम उसको इस्तेमाल करते हुए आए हैं, ठीक है। सॉरी, जितना भी हमने पढ़ा है उन सब में हम उनको इस्तेमाल करते हुए आए हैं। उसके बाद में जो और दूसरे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम चक्रवृद्धि ब्याज में इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे वो तो जब हम अपने प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों में हम उन सभी चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, उन सभी चीजों को समझते हैं। तो चलिए फिर क्या है, हम उन सभी चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके अपने क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे कि वो सभी क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं और उनमें हम किस तरीके के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। सबसे पहले आपके सामने कुछ सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये परेशान नहीं होना है कि हाँ सर ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, ईजी कोई भी प्रश्न नहीं होता है। जब मैंने पहले दिन क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने मैथ के बारे में आपको समझाया था और मैंने ये बात कही थी कि मैथ बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट होता है, ये सभी लोग कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट हो, वो XYZ कोई भी सब्जेक्ट ले लो इन द वर्ल्ड, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो अपने आप में हार्ड हो और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो इजी हो। मैथ मुझे समझ में आती है तो मैथ मुझे इजी लगती है, ठीक है। जिस किसी को मैथ समझ में नहीं आता है उसे मैथ हार्ड लगती है। कोई दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है, मुझे जीके जीएस कम समझ में आता है तो मेरे लिए जीके जीएस हार्ड है। कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं मेरे लिए तो जीके जीएस बहुत आसान है, मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत मजा आता है, ठीक है। मैं अगर जीके जीएस की बुक उठा लूँ तो 10 मिनट से ज्यादा मैं टिक नहीं सकता, मैथ को मैं सारा दिन पढ़ा करूँ, ठीक है। तो अब ये इंटरेस्ट वाली बात है। और इंटरेस्ट कैसे होता है, इंटरेस्ट को जगाना पड़ता है। मतलब जब हम उन चीजों को पढ़ेंगे समझेंगे तो हमारा मन ऑटोमेटिक उसमें लगने लगेगा। और मैथ एक ऐसी चीज है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी जो भी सब्जेक्ट है उनको हम किसी भी उम्र पे सीख सकते हैं, लेकिन मैथ को सीखने के लिए हमें बचपन से एक इंटरेस्ट होना चाहिए। उसमें अगर थोड़ा सा भी बहुत इंटरेस्ट रहा है, कभी हमने पढ़ा या अच्छी टीचर नहीं मिल पाए जिसकी वजह से हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारा इंटरेस्ट था उसको पढ़ने में, सीखने में, तो हम आगे चल करके भी उनको सीख सकते हैं। बस क्या है कि हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और वो यदि आज आप कर लेते हैं तो फिर आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो चलिए फिर हम सबसे पहले देखते हैं अपने पहले प्रश्न को और देखेंगे कि इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहा ये, और देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि रुपए 4000 पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज की गणना वार्षिक हो, ठीक है। ये दोनों बातें हमको ध्यान से समझनी है, कैसे इसमें वार्षिक और छमाही का या तिमाही का, त्रैमासिक जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है वो चीज समझते हैं। देखो जैसे उसने पूछा कि 2 साल का ब्याज ज्ञात करो और जो ब्याज की दर है वो 5% वार्षिक है, ठीक है। मतलब हर साल पे 5% का वो ब्याज लेगा। तो अगर 1 साल पे 5% का ब्याज ले रहा है, 2 साल का निकालना है तो 2 ही साल हुए,
लेकिन अगर वो ये बात करे कि ब्याज हर 6 माह पे लिया जा रहा है, तब 2 साल का निकालो, तो हमें यहाँ पर ये पता करना पड़ेगा कि उस 2 साल में कितने 6 महीने होते हैं। तो एक साल में 2 बार 6 महीने मिला करके एक साल बना सकते हैं। तो 2 साल में कितने हो जाएंगे, 4 6 महीने हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमको 4 बार जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। क्लियर है। तो पहले क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, अपने वही रेशियो मेथड से करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चंस को करने के हम आपको 2 तरीके बताते हैं और उसके बाद में हम क्वेश्चंस को करेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि कौन से किस प्रकार के क्वेश्चंस में हम इन दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे लगेगा। हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 4000 है। ठीक है, वो कितना है, 4000 है, मतलब 4000 रुपए हमने किसी से लोन लिया। ठीक है, जो इसको हम प्रिंसिपल पी कहते हैं। जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, वो है 5% पर एनम। ठीक है, ईयरली है, ये क्या है, ईयरली है, वार्षिक रूप से है। और जो हमको टाइम दिया गया है, टाइम टी, इसको हम लिखते हैं, ये कितना है, 2 ईयर का है, मतलब 2 साल का है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम चीजों को समझते हैं। सबसे पहली बात, 5% जो रेट है इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/20 होती है। तो हमें कह सकते हैं कि 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की, तो पहले साल में अगर हमने 20 रुपए कर्ज लिए थे तो उसका 21 रुपए हो जाएगा। भाई हम सीधे मिश्र धन निकालते हैं, अगर हमने 20 रुपया लिया था तो एक साल के बाद में हमें 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 21 हमको देना पड़ेगा। ये बात होगी पहले साल की। ठीक है, अब पहले साल के अंत में, यानी कि जब दूसरा साल स्टार्ट हुआ तो हमको उसे 21 रुपए देने हैं। क्लियर है, 21 रुपए देने हैं। अब फिर हम दूसरे साल आते हैं, क्योंकि हमने उसको कोई भी पैसा पे नहीं किया। ठीक है, तो जो दूसरे साल की बात होगी, ठीक है, उस दूसरे साल में क्या होगा, हमने फिर माना कि 20 ही रुपए, फिर अभी 21 को फिर हमने 20 समझा, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो दूसरे साल फिर हम 20 से 21 पे काम करेंगे। क्लियर है, 2 ही साल की बात कर रहा था, 2 साल पे हमने काम कर लिया। अब क्या करते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, क्योंकि दोनों साल की बात है। तो 20 को 20 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, और इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 441। ठीक है, स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो एक क्लास मैंने कहा था वो हम लेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और फिर किसी दिन एक क्लास बढ़िया से ले लेंगे। ठीक है, तो ताकि आपको स्क्वायर निकालना आ जाए। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। 21 का मल्टीप्लाई करा लिया तो कितना आ गया, 441। ठीक, अगर नहीं भी आता है स्क्वायर निकालना इतनी आसानी तरीके से, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, इनको मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात यह है कि 400 रुपए अगर हमने उधार लिए थे तो हमको 441 रुपए उसको देना पड़ेगा। ठीक है, सवाल में पूछा गया है कि हमको क्या ब्याज याद करना। ठीक है, तो इमेजिन करो हमने कितने रुपए उधार लिए थे उससे, 4000। मेरे हिसाब से 400 आ रहा है, लेकिन उसने कहा नहीं तुमने 4000 उधार लिया था, तो 400 एक कम 400 और ये एक कम और ये 10, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। मुझे बताओ कि हमारा जो ब्याज है वो कितना है। भाई ये पैसा हमको उसे देना है, लेकिन हमने लिया था 400, देना है 441, तो कितना रुपए ज्यादा देना है, 41। एक यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 41 को 10 से गुणा करा दो, कितना आ जाएगा, 410। तो हम कह सकते हैं कि 2 साल के बाद में हमें 410 रुपए उनको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल में पूछा क्या है, 4000 रुपए पर, तो ये 410 रुपए जो है वो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब ये जो 410 है ये ब्याज है, हम चाहते तो मिश्र धन भी निकाल सकते थे यहाँ से। ये 441 है, इसको अगर 10 से गुणा कर दें तो हम मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न ने हमसे ये पूछा है कि ब्याज याद करो, तो ब्याज कहां पर हो जाएगा, ऑप्शन ए में, और ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज हमने बता दिया। क्लियर है, कुछ भी पूछ ले, वो इनमें से कुछ भी दिया हो, भाई जब ये चीजें आ गई हैं, यहाँ पर 3 चीजें हैं, ये मूलधन आ गया, ये हमारा मिश्र धन आ गया। ठीक है, जो हमें उनको देना है, और यहाँ पर जो इनका डिफरेंस होता है वो हमारा ब्याज है। इनमें से उन तीनों में से उन्होंने कुछ भी हमको दिया हो, उनका रिलेशन निकाल करके और जो भी कुछ हमसे पूछा हो, हम सारी चीजें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही शानदार। क्लियर है, बहुत अच्छे। इसी को लगाने का एक दूसरा तरीका भी हम लगाते हैं कि उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे ये 4000 है, यहाँ पर हमने लिखा 4000। ठीक है, 4000 हमने लिखा, और क्या करते हैं, ऐसे हम कुछ बना लेते हैं। अब पहले साल में हम क्या करने वाले हैं, 5% के हिसाब से हमको क्या देना है, ब्याज देना है। तो इसका 5% निकालते हैं। यहाँ पर 5% निकालने के लिए 100 से 5% कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो 5% अगर इसका निकालेंगे, 2 जीरो 40 पंचे 20, यानी 200 रुपए। पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपए। फिर हम चलते हैं अगले साल। अगले साल जब चलेंगे तो फिर इसी 4000 रुपए का तो 5% निकाला जाएगा, तो 200 फिर आएगा 5% नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, 200 आ गया किसका, इसका।
लेकिन हमने कहा क्या कि चक्रवृद्धि का मतलब ये होता है कि ब्याज पर भी ब्याज देना होता है, ठीक है। तो ये जो 200 पहले साल का ब्याज था, इस पर भी तो देना पड़ेगा। तो इसका अगर इस 200 रुपए का अगर हम 5% निकालते हैं तो सोचो 5% कितना आएगा, 2 जीरो काट दो, 5 दूनी 10, ठीक है, कितना आ जाएगा 10 रुपए। तो अब जो कुल ब्याज हमारा बन जाता है ये है ब्याज हमारा, ठीक है। तो 200 200 400 410, तो ये जो 410 रुपए है ये क्या है हमारा ब्याज बन जाता है और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये है कि सर इसको हम कैसे करेंगे या फिर इस फार्मूले को हम कब लगाएंगे। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, ठीक है। इसको हम तब यूज करेंगे जब हमें मूलधन वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, ना मूलधन दिया जाएगा ना मिश्र धन हमको दिया जाएगा, केवल और केवल हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा और 2 साल 3 साल का कुछ भी पूछ लेगा, या हमसे वो ये पूछ ले कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। यदि ऐसा कुछ भी वो हमसे पूछता है, ठीक है, तो हम इस तरीके के इस वाले रूल को लगाएंगे और यहाँ से अपनी चीजों को बहुत ही आसान मेथड से हम खत्म कर देंगे, ठीक है। और हमारा आंसर बहुत ही सिंपल वे में निकल करके आएगा, ठीक है। चीजें समझ में आ गई। ये दोनों वे हैं, तरीके हैं जिनमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं अपनी नीति के अनुसार, ठीक है। चलिए इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि ये कैसे लगेगा। सवाल नंबर 2 कह रहा है, ठीक है, सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 5,12,000 रुपए पर 12.5% यानी कि 12.5% तो वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज वार्षिक हो। कोई बात नहीं है, देखो सबसे पहली बात क्या है, 512 और 3 जीरो है यहाँ पर, ठीक है, यानी 5,12,000। ये बात समझ में आ गई। ये है हमारा प्रिंसिपल। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 12.5%। अब मुझे एक बात बता दो, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो 1/8। हम इसको हल करके देख लेते हैं कि कैसे हल होता। देखो ये 12.5 बटे में कितना लिखते हैं हम, 100% के लिए, ठीक है। ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक और जीरो हम बढ़ा सकते हैं। 25 से हम छोटा छोटा करके काटते हैं, 25 पंच 125, 25 चौके 140, 5 एक कम और 5 अठे, तो कितना आ गया भैया 1/8। ये बातें समझ में आ गई। अब आगे से आपको याद रखना है बिल्कुल कि 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। ये बातें समझ में आ गई। टाइम जो हमको दिया गया है वो दिया गया है 3 साल का, यानी 3 साल का हमको इंटरेस्ट निकालना है। समझ बातें आ गई। अच्छा ये प्रिंसिपल दिया गया है तो चलो हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें पहले साल की तो हम कह सकते हैं कि 8 रुपए जो होगा वो 9 बन जाएगा। एक साल में 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज बनेगा 9। दूसरे साल की बात करें तो फिर से 8 से 9 और तीसरे साल की बात करें तो फिर से वो 8 से 9 बन जाएगा। ये सेकेंड ईयर की बात है और ये थर्ड ईयर की बात है। इनको पूरा गुणा करा लो, देखते हैं तीनों साल के बाद में क्या होगा। 8 अट्ठे 64, अट्ठे कितना हो जाता है 512, क्लियर है। 9 नवा 81 और 81 नवा कितना होता है 729। 81 नवा कितना होता है 729, मतलब 512 से चीजें कितनी हो जाती हैं 729। सवाल ने कहा ब्याज बताओ, 512 हमको दिया गया है किसके बराबर, 512 और 3 जीरो के बराबर, 5,12,000। ये एक में चला जाएगा और ये एक में चला जाएगा 3 जीरो, यानी हम कह सकते हैं कि इसके एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,000, ठीक है। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 1,000 आएगी। अब देखना यह है कि जो हमारा ब्याज है वो कितना है, ठीक है, जो हमारा ब्याज है वो कितना निकल करके आएगा। तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा यहाँ पर, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 217 जो है वो हमारा ब्याज है। और 217 ब्याज मेरे हिसाब से है, लेकिन अगर सवाल के हिसाब से हम देखें तो इसको हमें गुणा करना पड़ेगा 1,000 से। तो 1,000 से गुणा करने का मतलब ये है कि 3 जीरो इसके पीछे हम लगा देंगे, 1 2 3, ठीक है, ये लग गया। अब इसी के साथ अगर हम देखें कि ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन की बात अगर हम करें तो 2,17,000 हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है, इसलिए दूसरे प्रश्न का भी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या चीजें समझ में आ गई। इसको हम अपने उस मेथड से भी कर सकते थे जिससे हमने अभी इसके पहले किया था, लेकिन अब हम हर क्वेश्चंस को उन दोनों मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें समय वेस्ट नहीं करना है। आप यदि चाहें तो अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको किसी भी प्रश्न को 2 या 3 जितने भी तरीके हो सकते हैं सभी तरीकों से करिए और उस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कह रहा है। किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 164 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा। सवाल ने क्या कहा, किस राशि पर, यानी हमें प्रिंसिपल नहीं पता है और ना ही हमें कितना रुपया देना है मिश्र धन वो भी पता है, हमें पता है तो केवल ब्याज। सवाल पूछ रहा है 2 साल का ब्याज 164 रुपए है, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी चक्र ब्याज की दर है, तो वो प्रिंसिपल मूलधन क्या होगा, कैसे लगाएंगे। देखिए जो आर की वैल्यू है वो कितनी है 5%, और इसका मतलब होता है 1/20, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि 20 से चीजें 21 हो गई होंगी पहली बार, दूसरी बार भी 20 से चीजें 21 हो गई होंगी, क्योंकि 2 साल का उसने समय हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 400 की बात करें, और ये कितना हो जाएगा 441। मेरे हिसाब से 41 रुपए का ब्याज आया, लेकिन सवाल कह रहा है ना भाई 164 रुपए का ब्याज आया है। 41 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 164 आएगा। मुझे नहीं पहाड़ा पता है 41 का क्या होगा, लेकिन मुझे एक बात पता है कि आखिरी में 1 है। इसको अगर हम 4 से गुणा कराएंगे तभी चीजें 4 बनेंगी, तो 4 से गुणा करा करके देख लेते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सवाल ने पूछा है कि किस राशि पर, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल हमारे पास 400 है, अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो सोचो 400 की वैल्यू कितनी होगी। क्या करेंगे भैया, इसको हमने 400 से गुणा कराया, तो इसको भी हम क्या करेंगे 400 से गुणा करा देंगे। तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और 16 के बाद में 2 जीरो। अब हम देखते हैं कि ये हमारे ऑप्शन में कहाँ मिलेगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है, बहुत ही शानदार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीजें समझ में आ गई, मैंने पहले ही क्वेश्चन में कहा था इनमें से कुछ भी दिया हो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम लगा सकते हैं, और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, बहुत ही शानदार। तो इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 है, यदि किसी धनराशि का 12.5% यानी कि 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए हो, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी समयावधि पर साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब मैं इसके क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख रहा था, तो वहां पर मैंने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, जो बनाने वाले हैं, उन्होंने ऐसा बनाया है क्वेश्चंस को कि मतलब पूछा उन्होंने कुछ नहीं है प्रश्नों में, लेकिन उसको इतना ज्यादा घुमा दिया है कि लड़का जब प्रश्न को देखेगा और वो देखेगा अरे तो 8 लाइन में क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो वो अपने हथियार वहीं पर डाल देगा, लड़ने से पहले ही हार मान लेगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि एग्जाम में जब भी जाना तो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होगी वो कितनी भी बड़ी हो, वहां से आपको डरना नहीं है। अगर आप लैंग्वेज से डर गए तो कहानी खत्म हो जाएगी। हम जब इसके पीवाईक्यू करेंगे तो हम आपको वो चीजें वहां पर क्लियर करवा देंगे कि लैंग्वेज से आपको क्यों नहीं डरना है। तो चलिए फिर इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से, किसी भी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए हो, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी समयावधि का साधारण ब्याज ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वो धनराशि ज्ञात करनी है कि क्या है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना दिया गया है, 12.5% का हमको दिया गया है, और इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है 1/8। क्लियर है ये बातें। और जो टाइम दिया गया है वो 2 साल का दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं सर पहले साल में चीजें 8 से 9 हो जाएंगी और दूसरे साल में भी ब्याज ऐसे ही मिलेगा। तो 8 8 ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 81। ठीक है, इनके बीच की अगर हम अंतर की बात करें तो 11 में से 4 जाएगा 7, 7 में से 6 जाएगा 1, 17 रुपए का हमको क्या मिल रहा है ब्याज। मेरे हिसाब से प्रश्न ने कहा ना भाई 510 रुपए का मिल रहा, कोई बात नहीं। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 17 तियां 51 30 के। अगर 1 बराबर हो गया 30 के तो हम सबसे पहले धनराशि पता करते हैं। धनराशि 64 है, तो 64 की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 64 गुणे 30। इनको हम गुणा करा लेते हैं, 3 चौके 12, 3 छक 18, 19, 1920 रुपए क्या आ जाएगा, वो पैसा हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ने हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा उन्हीं दोनों सालों का। तो हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज अगर निकालते हैं तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है PRT/100। PRT का मतलब मूलधन गुणे जो रेट है, दर है, और गुणे समय। हम जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे कि इस पर हम कैसे काम करें। अभी इसी फार्मूले से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखिए क्या होगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा PRT/100। अच्छा, P कितना है, अभी 1920 हमने निकाला हुआ है। यहाँ पर R कितना है, रेट जो हमको 12.5% का दिया गया है, समय 2 साल का है, और बटे में क्या करेंगे, इसको हम 100 कर लेंगे। ठीक है, देखो इससे ये चीज कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, इससे ये चीज कटेगी। एक काम हम यहाँ पर और कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम काट ही देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इनको हम क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। 125 को जब 2 से गुणा कराएंगे तो सोचो कितना होगा, ये 192 गुणे
125 दूना 250 होगा, यानी 250 को हम 25 लिखेंगे। क्यों 25 लिखेंगे? एक अंक के बाद में दशमलव है, यहाँ पर 0 लिख के दशमलव लगाएंगे तो ये चीज क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन भी सीख लो थोड़ा थोड़ा। 25 और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है? 2 से अगर इसको हम भाग करते हैं तो 2 एक कम 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 9 18, एक बचेगा ना 12, और 2 छाक 12, तो ये हमारे पास आ गया 96 गुणे 5। इसको गुणा करा लो, 5 छक्का 30, 5 9 45, और 3 कितना हो जाएगा, 48। तो हम कह सकते हैं सर 480 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। 480 रुपए बनेगा उसका साधारण ब्याज। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन कहां पर हमको देखने को मिलेगा, बी में। तो बी ऑप्शन क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और उसको देखते हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी है वो चीज आपको समझ में आ रही होगी। अभी हम क्वेश्चंस को समझ लो बिल्कुल ना के बराबर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइप के प्रश्न यहाँ पर मिलते हैं, और जो फार्मूला मैंने एक बताया है कि आपको बताऊंगा, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, जब आप उसको देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ अब तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब खत्म। अच्छा, एक चीज और, लड़के डरते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है कि बहुत कैलकुलेशन हमसे करवाती है, लेकिन उसी कैलकुलेशन को हमें खत्म करना है और वो हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है, एक धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में रुपए 1352 हो जाती है, तब वह धनराशि कितनी है। सवाल ने कहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में कोई धनराशि 1352 रुपए हो जाती है, मतलब ये मिश्र धन है। ठीक है, कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात, 4% का मतलब क्या होता है, 1/25 होता है कि नहीं होता, ये क्या है, आर है। ठीक है, टाइम कितना दिया गया हमें, 2 साल का दिया गया। ठीक है, और सारी चीजें ईयरली हो रही हैं, तो हमें कह सकते हैं कि पहले साल 25 से चीजें 26 हो गई होंगी। भाई ब्याज लगा होगा ना 25 पर 1 रुपए का, बहुत अच्छी बात। दूसरे साल की अगर हम बात करें तो भी हम कह सकते हैं चीजें 25 से 26 हो गई होंगी। इनको गुणा करा लो, ये कितना आ जाएगा, 625, और अगर हम इनको गुणा कराएं तो ये कितना आ जाता है, 676, 676। ठीक है, सवाल ने हमसे कहा है कि 1352 हो जाता है, मतलब ये जो मिश्र धन है ये 1352 के बराबर है। हमने समझा था 676 के बराबर है, लेकिन वो 1352 के बराबर है। अब 676 1352 कैसे बनेगा, हम देखते हैं। 600 का गुणा अगर 2 से करते हैं 1200, यानी नियरेस्ट पहुंच रहा है, तो श्योर है कि 2 के आसपास में ही गुणा होगा। तो अगर हम 2 से गुणा करा करके देखते हैं क्या इतना आता है, 2 छाक 12 हो जाएगा। ठीक है, और 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छाक 12, 13, 2 में आ रहा है। सवाल ने पूछा था वो धनराशि बताओ, 2 से गुणा करा दो, 6 दूनी 1200, 25 दूनी 50, तो कितना हो जाएगा, 1250। तो हम कह सकते हैं कि वो धनराशि कितनी रही होगी, तो 1250 रुपए रही होगी। और 1250 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में हमको ये मिल रहा है, इसलिए प्रश्न संख्या 5 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल था अपने में, सारे सवाल बिल्कुल ऐसे ही हैं। ठीक है, कुछ भी किसी में डिफरेंस नहीं है, बस हमसे कुछ एक चीज दे रहा है और दूसरी चीजों को क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है। ठीक है, अब बात यह है कि सर अगर 3 साल आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, नंबर 6। सवाल है कि कोई धनराशि की 10% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में रुपए 6655 हो जाती है, तो धनराशि कितनी है। कोई बात नहीं है, देखो आर कितना है हमारे पास, 10% का है। ठीक है, मतलब क्या है, 1/10, और जो टाइम है वो हमारे पास है 3 ईयर का। क्लियर है, तो हमें कह सकते हैं कि पहले साल चीजें 10 से 11, और दूसरे साल भी चीजें 10 से 11, और तीसरे साल भी चीजें 10 से 11 हो गई मेरे हिसाब से। सवाल ने क्या कहा कि वार्षिक ब्याज की दर पर 3 साल में 6655 हो जाता है, तो हमें कह सकते हैं ये 3 साल में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 साल में कितना हो जाएगा, हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है, 66 और 55 के बराबर है, ऐसा सवाल ने कहा है। हमें तो पता करना है एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकलेगा, पहली बात इस 11 से इसको हम भाग करते हैं, तो 11 छके कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ये छोटा है, ये 0, और फिर ये हो जाएगा 5। क्लियर है, कट गया। इस 11 से हम भाग करते हैं अब इसको, तो 11 बचे कितना हो जाएगा, 55, 5 बचेगा, फिर 55 हो जाएगा। 11 कब 11, 11 बचे 55, तो एक यूनिट की जो वैल्यू निकल करके आ गई वो कितनी आ गई, 5। इसको कहते हैं स्मार्ट तरीका।
आप क्या कर सकते थे, इसको गुणा कर सकते थे। आप कहोगे सर फिर आपने इसको गुणा क्यों किया? क्योंकि इसका गुणा करना आसान था, इसका गुणा करना कठिन था। दो बातें होती, पहले हम इनको यहाँ पर गुणा करके लिखते, फिर हर बार 11 11 से हम इसको काटते, क्योंकि ना तो हमको 121 का पहाड़ा आता है ना ऐसे, ठीक है। तो चीजें आसान ऐसे हो सकती थी, तो हमने कर लिया। हमको पता था कटेगा तो जरूर, क्योंकि सवाल ने पूछा है, ठीक है। नहीं भी कटता तो डेसिमल में आता, लेकिन वो कटता कुछ ना कुछ जरूर। तो सोचो 11 से काटना आसान रहता है या 121 से या फिर उससे भी बड़ी संख्या से, इसलिए हमने क्या किया, इनको गुणा नहीं करा। अच्छा ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। सवाल ने पूछा धनराशि कितनी, ये इसकी वैल्यू निकालनी, कोई बात नहीं, 3 जीरो, तो इसके पीछे 3 जीरो चिपका दो, कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 में 5000 की बात, तो ये भी कहाँ मिलेगा हमको? ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। कहां पर मिल रहा है हमको? ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास को वहीं पर समाप्त करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे कल की क्लास में। उम्मीद है कि आज के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और प्रश्न तो समझ में आए होंगे, इसी के साथ में आपको ये भी समझ में आया होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये क्या होता है, कैसे पूछता है और वो क्या पूछता है, ठीक है। कुछ बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो भी अभी भी डाउट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में और भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, सारे डाउट क्लियर होंगे। तो बाकी के सभी क्वेश्चंस को करेंगे अगली क्लास में। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और सभी बच्चों के पास शेयर करिएगा, मजा आया होगा आपको, लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ठीक है। मिलते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।